प्यारे बच्चों, मैं सविता प्रजापति अयोध्या दास राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर से कक्षा 12 जीव विज्ञान विषय की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम जीव विज्ञान के अध्याय 6 जो कि वंशागति का आणविक आधार है, इसके तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। और इसके पहले 2 भागों का अध्ययन हम पहले कर चुके हैं बच्चों, और इसके तीसरे भाग में जो है हम आज पढ़ेंगे डीएनए बनाम आरएनए, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि डीएनए और आरएनए में से कौन सा आनुवंशिक पदार्थ अधिक अच्छा और उत्तम होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेंट्रल डोग्मा, जिसके अंतर्गत हम ये जानेंगे कि कोशिका में बनने वाली प्रोटीन किस प्रकार से डीएनए और आरएनए से संबंधित होती है। इसके अलावा हम अगले चरण में पढ़ेंगे डीएनए प्रतिकृति, जिसमें हम इस बात को समझेंगे कि डीएनए किस प्रकार से अपने जैसे नए अणुओं को बनाता है। और बच्चों, ये डीएनए प्रतिकृति जो है ये बहुत ही विशेष क्रिया है, और इस क्रिया का उपयोग जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत वांछित डीएनए खंडों को बनाने में किया जा रहा है। और उन वांछित डीएनए खंडों की सहायता से कृषि क्षेत्र में अधिक उपज और रोग प्रतिरोधी फसलों के उत्पादन में किया जा रहा है। वहीं चिकित्सीय क्षेत्र में इसके द्वारा जीन थेरेपी के द्वारा मनुष्यों के विभिन्न आनुवंशिक रोगों के निवारण में, और इसके अलावा हार्मोन्स और एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन वगैरह बनाने में किया जा रहा है। तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं अपने प्रथम बिंदु से, डीएनए बनाम आरएनए से। बच्चों, डीएनए और आरएनए ये दोनों ही आनुवंशिक पदार्थ के तौर पर जीवों में कार्य कर सकते हैं। डीएनए एक कोश की निम्न कोटि के जीवों से लेकर के बहुकोश की उच्च कोटि के जीवों में आनुवंशिक पदार्थ के तौर पर पाया जाता है, जबकि आरएनए जो है ये विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ के तौर पर पाया जाता है, कुछ विषाणु में बच्चों। तो ये जो डीएनए और आरएनए है, इसकी संरचना हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसी अध्याय में, और आनुवंशिक पदार्थ की विशेषताओं को भी हम समझ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ये जो डीएनए और आरएनए है, अगर हम इनकी संरचना की बात करें तो डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना होता है, और दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इसके अलावा डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, और डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। ये जो 3 विशेषताएं हैं, ये तीनों विशेषताएं डीएनए को अधिक स्थायी बनाती हैं, जबकि जो आरएनए है ये केवल एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के द्वारा बना होता है, और इसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन पाया जाता है। इसके अलावा इसमें थायमिन की जगह यूरैसिल पाया जाता है, और इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा के स्थान पे राइबोस शर्करा पाई जाती है, जिसके कारण ये अधिक सक्रिय होता है डीएनए की तुलना में। अतः इसका अणु जो होता है कम स्थायी होता है। अतः डीएनए संरचना के रूप में अधिक स्थायी होता है, जबकि आरएनए कम स्थायी होता है। चूंकि डीएनए अधिक स्थायी है तो इसमें परिवर्तन कैसे होंगे, कम होंगे, धीमे होंगे, जबकि आरएनए है वो कम स्थायी है, इसलिए इसमें परिवर्तन अधिक तीव्र होते हैं। डीएनए जो होता है ये आनुवंशिक सूचनाओं को संचित करके रखता है, और आनुवंशिक सूचनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए आरएनए पर निर्भर करता है, जबकि आरएनए खुद आनुवंशिक लक्षणों को प्रकट कर सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं चूंकि डीएनए अधिक स्थायी है, उत्परिवर्तन कम हो रहे हैं, तो डीएनए जो है आनुवंशिक तौर पर अधिक उपयुक्त आनुवंशिक पदार्थ है, जबकि आरएनए जो है ये आनुवंशिक सूचनाओं के स्थानांतरण के लिए अधिक उपयुक्त है। बच्चों, ये जो डीएनए और आरएनए हैं आनुवंशिक पदार्थ, इनमें आनुवंशिक सूचनाएं संचित रहती हैं। तो ये आनुवंशिक सूचनाएं किस प्रकार से कोशिका में प्रकट होती हैं, उसके लिए एक कॉन्सेप्ट दिया गया जिसे सेंट्रल डोग्मा का कॉन्सेप्ट कहते हैं, और ये कॉन्सेप्ट दिया था फ्रांसिस क्रिक ने। इन्होंने बताया कि कोशिका के डीएनए में संचित सूचनाएं किस प्रकार से डीएनए से कोशिका द्रव्य तक आती हैं और प्रकट होती हैं। इसके लिए सेंट्रल डोग्मा का विचार दिया। इसके अनुसार क्या था बच्चों, जो कोशिका में डीएनए पाई जाती है ये प्रतिकृति करके अपनी संख्या में वृद्धि करती है और बड़ी हुई संख्या को संतानों में भेज देती है। इसके अलावा ये डीएनए एक विशेष क्रिया करती है अनुलेखन की, और इस क्रिया के द्वारा डीएनए एमआरएनए का निर्माण करता है और अपने में संचित सूचनाओं को एमआरएनए को दे देता है। एमआरएनए कोशिका द्रव्य में आकर के अनुवादन की क्रिया करता है, और अनुवादन के द्वारा उस विशेष प्रोटीन का निर्माण करता है जिसकी सूचना एमआरएनए को डीएनए से प्राप्त हुई थी। और ये प्रोटीन जो है आनुवंशिक सूचनाओं को लक्षणों के रूप में कोशिका द्रव्य में प्रकट कर देती है। तो इस प्रकार से कोशिका द्रव्य में आनुवंशिक सूचनाओं का बहाव डीएनए से आरएनए व आरएनए से प्रोटीन की ओर होता है, यानी कि आनुवंशिक सूचनाओं का बहाव सेंट्रल डोग्मा के अंतर्गत एक दिशात्मक होता है। बाद में बच्चों
कैमिन नामक वैज्ञानिक ने 1970 में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की खोज की थी और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आरएनए से डीएनए को बनाता है। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ये एंजाइम रेट्रोवायरस यानी उन विषाणुओं में पाया जाता है जिनमें आरएनए आनुवंशिक तौर पर पाया जाता है। तो उन विषाणुओं में क्या होता है बच्चों, जो आरएनए है ये रिवर्स अनुलेखन की क्रिया करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में और डीएनए बनाता है और आरएनए अपनी सूचनाओं को डीएनए को दे देता है, डीएनए प्रतिकृति करता है। इसके अलावा डीएनए में अनुलेखन की क्रिया होती है और अनुलेखन की क्रिया के द्वारा आप डीएनए एमआरएनए बना रहा है और आरएनए से प्राप्त सूचना को अब ये एमआरएनए को दे देता है। एमआरएनए अनुवादन की क्रिया करके उस विशेष प्रोटीन का निर्माण करता है जिसकी सूचना एमआरएनए को डीएनए से और डीएनए को आरएनए से प्राप्त हुई थी और ये प्रोटीन जो है उस आनुवंशिक लक्षण की सूचना को आनुवंशिक लक्षण के रूप में प्रकट कर देती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बच्चों हमने देखा कि आनुवंशिक सूचना का जो बहाव है वो आरएनए से डीएनए की ओर है, यानी कि आनुवंशिक सूचना का विपरीत प्रवाह हो रहा है, अतः इसे विपरीत डोग्मा की संज्ञा दी गई है। बच्चों हमने दोनों जगह पढ़ा कि प्रतिकृति, डीएनए प्रतिकृति। तो डीएनए प्रतिकृति क्या है? प्रतिकृति, प्रति मीन्स अपने जैसे, कृति मीन्स बनाना, यानी कि डीएनए में होने वाली वह क्रिया जिसके द्वारा डीएनए अपने जैसे अणुओं का सृजन करता है, अपने जैसे अणुओं का निर्माण करता है, डीएनए प्रतिकृति कहलाता है। वाटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना प्रस्तुत की थी और उसके बाद उन्होंने तुरंत ही प्रतिकृति की योजना भी प्रस्तुत की और इसके लिए इन्होंने कुछ वाक्य कहे थे जो इस प्रकार से हैं बच्चों। विशिष्ट युग्मन की जानकारी के बाद आनुवंशिक पदार्थ के नए रूप के निर्माण की प्रक्रियाओं के बारे में तत्काल प्रतिपादन से नहीं बचा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है इसमें नाइट्रोजनी क्षारों के बीच में विशिष्ट युग्मन की क्रिया होती है। चूंकि हमको इसके बारे में पता चल गया है कि युग्मन किस प्रकार से होता है, तो इस युग्मन के द्वारा ये डीएनए किस प्रकार से नए अणु का निर्माण करेगा उस प्रक्रिया का प्रतिपादन करना अब अनिवार्य हो जाता है, उसको रोका नहीं जा सकता, टाला नहीं जा सकता है। इन्होंने बताया कि जो डीएनए प्रतिकृति है उसमें डीएनए किस प्रकार से नए डीएनए अणु का निर्माण करता है। इसके अंतर्गत इन्होंने बताया कि जो डीएनए का अणु है वो प्रतिकृति के समय उसकी दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से क्रमशः पृथक हो जाती हैं और पृथक हुई श्रृंखलाएं टेम्पलेट डीएनए कहलाती हैं। इस टेम्पलेट डीएनए के नाइट्रोजनी क्षारों के सम्मुख इनके पूरक नाइट्रोजनी क्षार इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं कि ग्वानिन के सामने साइटोसिन, थाइमिन के सामने एडेनिन, एडेनिन के सामने थाइमिन और साइटोसिन के सामने ग्वानिन आ जाता है और फिर ये नाइट्रोजनी क्षारयुक्त जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये आपस में जुड़ करके एक डीएनए की नई श्रृंखला बना देते हैं और ये डीएनए की नई श्रृंखला जो है ये टेम्पलेट डीएनए से कुंडलित हो जाती है और कुंडलित हो करके इस प्रकार से एक डीएनए से दो नए डीएनए अणुओं का निर्माण हो जाता है और जो दो नए डीएनए अणु बनते हैं उनमें एक डीएनए की श्रृंखला पुरानी जबकि दूसरी डीएनए की श्रृंखला नई होती है, यानी कि डीएनए का आधा अणु यहाँ पर संरक्षित रहता है नए अणु में। बच्चों जो डीएनए प्रतिकृति की क्रिया है ये कोशिका की अंतरा अवस्था कि एस उप अवस्था में होती है जिसमें डीएनए संख्या में द्विगुणित हो जाता है, दुगना हो जाता है। और ये कोशिका में कहाँ होता है डीएनए प्रतिकृति? तो डीएनए प्रतिकृति कोशिका में, अगर यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिका में ये पाया जाता है डीएनए केंद्रक में, तो केंद्रक में प्रतिकृति की क्रिया होती है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे प्रतिकृति की जो क्रिया है वो कोशिका द्रव्य में होती है क्योंकि डीएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। बच्चों डीएनए प्रतिकृति की जो क्रिया है ये एक बहुत ही विशेष क्रिया है और इसकी कुछ विशेषताएं हैं, आइए उसको हम देख लेते हैं एक बार। प्रतिकृति का स्थल, इसकी प्रथम विशेषता है प्रतिकृति का स्थल। बच्चों जो डीएनए अणु होता है ये एक बृहद अणु है और इसमें प्रतिकृति की क्रिया कहीं से भी प्रारंभ नहीं होती है बल्कि उसके लिए एक विशेष स्थान पाए जाते हैं जिन्हें प्रतिकृति का स्थल कहते हैं। जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है ये छोटा होता है, इसमें प्रतिकृति के लिए एक स्थल होता है जहाँ से डीएनए प्रतिकृति की क्रिया प्रारंभ होती है और ये प्रोकैरियोटिक डीएनए वृत्ताकार होता है, जबकि जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है ये आकार में बहुत बड़ा होता है, रेखीय होता है और इसमें प्रतिकृति के लिए कई स्थल होते हैं जहाँ से प्रतिकृति की क्रिया एक साथ एक ही समय पर प्रारंभ होती है। प्रतिकृति की दूसरी विशेषता है द्विदिशात्मक,
यानी कि जो प्रतिकृति की क्रिया होती है डीएनए में, ये दो दिशाओं में, अग्र दिशा और पश्चिम दिशा, दोनों ही दिशाओं में चलती है। इसमें देखिए बच्चों, जो प्रतिकृति का स्थल है डीएनए पर, प्रतिकृति के समय यहाँ के जो डीएनए की श्रृंखला है एक दूसरे से पृथक हो जाती है। पृथक होकर के इन दोनों श्रृंखलाओं पर नए डीएनए रज्जु का निर्माण होता है और इस नए डीएनए रज्जु का निर्माण अग्र दिशा और पश्चिम दिशा, प्रतिकृति स्थल के से अग्र दिशा और पश्चिम दिशा दोनों ही दिशाओं में होता है, अतः प्रतिकृति की क्रिया द्विदिशात्मक होती है। इसके बाद इसकी अगली विशेषता है सतत तथा असतत संश्लेषण। डीएनए की नई श्रृंखला का निर्माण सतत रूप से भी, लगातार भी होता है और छोटे छोटे खंडों के रूप में भी होता है। इसके अंतर्गत क्या है बच्चों, जो डीएनए द्विकुंडली है, इस डीएनए द्विकुंडली में प्रतिकृति के समय दोनों श्रृंखला एक दूसरे से पृथक हो जाती हैं और पृथक हो करके एक प्रतिकृति द्विशाख बनाती है, एक चिमटी जैसी संरचना बनाती है, जिसे प्रतिकृति द्विशाख कहते हैं। इस प्रतिकृति द्विशाख की ओर जिस नई श्रृंखला का निर्माण होता है उसे अग्रक श्रृंखला कहते हैं और इस श्रृंखला का निर्माण लगातार यानी कि सतत रूप से होता है, यानी कि इस पर सतत संश्लेषण होता है नई श्रृंखला का। जबकि डीएनए की जिस श्रृंखला का निर्माण प्रतिकृति द्विशाख के विपरीत दिशा में होता है उसको पश्चगामी श्रृंखला कहते हैं और इस पश्चगामी श्रृंखला पर डीएनए की नई श्रृंखला छोटे छोटे खंडों में निर्मित होती है, अतः यहाँ पर जो संश्लेषण हो रहा है नई श्रृंखला का वो असतत रूप से होता है। इसके बाद इसकी अगली मुख्य विशेषता है अर्धसंरक्षी प्रतिकृति। बच्चों, डीएनए की प्रतिकृति जो है वो अर्धसंरक्षी होती है। कैसे होती है? देखिए, जो डीएनए अणु है जब इसमें प्रतिकृति की क्रिया होती है और इसके द्वारा नए दो डीएनए अणु का निर्माण होता है तो प्रत्येक नए अणु में एक श्रृंखला तो पुरानी होती है जबकि दूसरी श्रृंखला नई निर्मित होती है, यानी कि बनने वाले नए डीएनए के अणु में आधी श्रृंखला पुरानी संरक्षित है, अतः इसी को ही कहते हैं अर्धसंरक्षी प्रतिकृति। तो डीएनए में ये होती है और इस क्रिया डीएनए में प्रतिकृति अर्धसंरक्षी होती है। इसको समझाने के लिए प्रायोगिक प्रमाण भी प्रस्तुत किया गया और ये प्रमाण दिया मैथ्यू मेसेल्सन व फ्रैंकलिन स्टॉल ने। इन्होंने 1958 ईस्वी में एक प्रयोग किया और अपने प्रयोग के लिए इन्होंने जो प्रायोगिक जीव लिया वो इन्होंने ई कोलाई जीवाणु को चुना और अपने प्रयोग के लिए जो तत्व चुना वो था नाइट्रोजन। इन्होंने नाइट्रोजन के दो समस्थानिक चुने बच्चों, जिसमें से एक है N15 नाइट्रोजन का भारी समस्थानिक और दूसरा है N14 नाइट्रोजन का हल्का समस्थानिक। N15 जो है ये भारी समस्थानिक है, अतः इसका घनत्व अधिक होता है और N14 जो है ये हल्का समस्थानिक है, अतः इसका घनत्व कम होता है। अपने प्रयोग में इन्होंने क्या किया कि एक सामान्य ई कोलाई जीवाणु लिया और उस जो सामान्य ई कोलाई जीवाणु था उसकी डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं जो नाइट्रोजनी क्षार थे वो N14 वाले थे। इस ई कोलाई जीवाणु का संवर्धन इन्होंने ऐसे अमोनियम क्लोराइड युक्त पोषक माध्यम में किया जहां पर भारी नाइट्रोजन यानी कि N15 उपस्थित था और इस माध्यम से इस जीवाणु ने पोषण ग्रहण किया, अपनी संख्या में वृद्धि की और वृद्धि करने के बाद अब इस संवर्धन माध्यम में N15 युक्त ई कोलाई जीवाणु कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हो गए। चूंकि इस संवर्धन माध्यम में N15 के साथ N14 जीवाणु भी उपस्थित थे, तो N15 जीवाणु को पृथक करने के लिए इन्होंने सीजियम क्लोराइड के घनत्व प्रवणता में अब केंद्रीकरण करके पृथक किया और N15 युक्त ई कोलाई जीवाणु प्राप्त कर लिए। अब ये सीजियम क्लोराइड की घनत्व प्रवणता क्या है, आइए इसको हम देख लेते हैं। जब सीजियम क्लोराइड के विलयन को अपकेंद्र नली में लेकर के उसका अपकेंद्रीकरण कराया जाता है तब अपकेंद्र नली में घनत्व प्रवणता या घनत्व ढाल बन जाती है और ये घनत्व ढाल जो है नीचे की ओर अधिक और ऊपर की ओर कम होती है, यानी कि नीचे की ओर सीजियम क्लोराइड के विलयन का घनत्व अधिक हो जाता है जबकि ऊपर की ओर घनत्व कम होता है। और जब इस घनत्व प्रवणता में N14 डीएनए यानी ऐसे डीएनए जिसकी दोनों श्रृंखलाएं N14 नाइट्रोजन वाली हैं और N15 डीएनए जिसकी दोनों श्रृंखलाएं N15 वाली हैं, इनका अपकेंद्रीकरण कराया गया
तो इन दोनों डीएनए का घनत्व जहाँ पर मैच करता है सीजियम क्लोराइड के घनत्व प्रवणता से, वहाँ पर ये अपना बैंड बना लेते हैं। चूँकि N14 डीएनए का घनत्व कम होता है, ये हल्का होता है, तो इसका बैंड ऊपर की ओर बनता है, जबकि N15 डीएनए का घनत्व अधिक होता है, ये भारी होता है, तो ये नीचे की ओर बैंड के रूप में उपस्थित हो जाता है। अब इन्होंने ये जो N15 युक्त ई कोलाई जीवाणु सीजियम क्लोराइड के घनत्व प्रवणता में अब केंद्रीकरण कराकर प्राप्त किया था, उसको लेकर के अब उस जीवाणु का संवर्धन अमोनियम क्लोराइड युक्त ऐसे पोषक माध्यम में किया जिसमें अब N14 यानी नाइट्रोजन का हल्का समस्थानिक था। और ये जो जीवाणु है ये प्रत्येक 20 मिनट के बाद द्विगुणित हो जाता है, जिससे इसका डीएनए भी द्विगुणित हो जाता है। तो इस प्रकार प्रत्येक 20-20 मिनट के बाद इनकी कई पीढ़ियों से, जनक पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी और आगे की पीढ़ी से भी डीएनए निष्कर्ष को प्राप्त कर लिया, और इस डीएनए निष्कर्ष को प्राप्त करके सीजियम क्लोराइड के घनत्व प्रवणता में उसका अपकेंद्रीकरण कराया। जब जनक डीएनए का अपकेंद्रीकरण कराया तो सीजियम क्लोराइड के घनत्व प्रवणता में ये नीचे की ओर बैंड बनाता है, वहीं पे बनाता है जहाँ पे N15 डीएनए बनाता है। अतः हमको पहले से भी मालूम था कि ये जो डीएनए है N15 डीएनए है, तो ये डीएनए N15 वाला है जो कि भारी डीएनए है। और जब प्रथम पीढ़ी के डीएनए का इन्होंने अपकेंद्रीकरण कराया तो यह सीजियम क्लोराइड के घनत्व प्रवणता में मध्य में बैंड बनाता है। इसी प्रकार द्वितीय पीढ़ी के से प्राप्त डीएनए का जब अपकेंद्रीकरण कराया तो ये अपकेंद्रीकरण पर सीजियम क्लोराइड के घनत्व प्रवणता में 2 बैंड बनाते हैं। एक उस स्थान पर बैंड बनता है जो कि N14 वाला डीएनए जहाँ बनाता है वहीं पे, यानी कि इसमें बनने वाले जो डीएनए हैं उनमें से कुछ डीएनए अणु N14 डीएनए वाले हैं, जबकि एक बैंड मध्य में बनता है। इन दोनों बैंड की मोटाई एक जैसी होती है, यानी कि आधे डीएनए जो है N14 वाले बनेंगे और आधे डीएनए दूसरे टाइप के बनेंगे। अब ये जो मध्य में बैंड बना रहे हैं वो मध्य में तभी बैंड बनाएंगे जबकि इस डीएनए का घनत्व N15 डीएनए से कम होगा और N14 डीएनए से अधिक होगा। अतः यह तभी होगा जब इस डीएनए की एक श्रृंखला N14 वाली होगी और दूसरी श्रृंखला N15 वाली होगी। इससे इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जब जनक डीएनए का संवर्धन N14 युक्त अमोनियम क्लोराइड के पोषक माध्यम में कराया जाता है तो इस डीएनए के द्विगुणन से जो प्रथम पीढ़ी में डीएनए प्राप्त होते हैं, 2 डीएनए, उनमें से प्रत्येक डीएनए की एक श्रृंखला N15 वाली होती है जो कि पुरानी है, जनक वाली, जबकि दूसरी श्रृंखला N14 वाली है जो कि नई निर्मित हुई है। इसी तरह से प्रथम पीढ़ी के जो डीएनए हैं ये दोनों डीएनए फिर रेप्लिकेट करते हैं, द्विगुणित होते हैं और इनके द्वारा अब 2 डीएनए का निर्माण होता है। और प्रत्येक डीएनए से जो 2 डीएनए बन रहे हैं उनमें से एक डीएनए में N15 वाली एक श्रृंखला होती है जो कि पुरानी है, जबकि एक श्रृंखला N14 वाली है जो कि नई निर्मित हुई है। इसी तरह से दूसरे डीएनए में एक श्रृंखला N14 वाली जो कि पुरानी है, जबकि दूसरी श्रृंखला N14 वाली नई निर्मित हुई है। इससे ये पता चल गया कि डीएनए का जो प्रतिकृति होती है ये अर्ध संरक्षी होती है, जिसमें डीएनए का आधा अणु प्रत्येक प्रतिकृति के बाद संरक्षित रहता है। तो ये बात हुई डीएनए की प्रतिकृति की विशेषताओं की। अब बच्चों, डीएनए जो प्रतिकृति होती है, इस प्रतिकृति की क्रिया के लिए कुछ पदार्थों की आवश्यकता होती है। आइए उस पदार्थ पे हम नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला आवश्यक पदार्थ है जनक डीएनए टेम्पलेट। जिस डीएनए श्रृंखला के ऊपर नए डीएनए का निर्माण होता है उस श्रृंखला को जनक डीएनए टेम्पलेट कहते हैं। आरएनए प्राइमर दूसरा आवश्यक पदार्थ है। यह आरएनए की छोटी श्रृंखला होती है जो 50 से 100 राइबोन्यूक्लियोटाइड के द्वारा बनी होती है और डीएनए श्रृंखला के निर्माण में यह प्राइमर का काम करती है। तीसरा आवश्यक पदार्थ है कच्चा माल। इसके अंतर्गत डीएनए के निर्माण में भाग लेने वाले चारों प्रकार के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, एडेनिन वाले, गुआनिन वाले, साइटोसिन वाले और थाइमिन वाले भाग लेते हैं। अब इसके बाद अगला आवश्यक पदार्थ है एंजाइम, जिसमें पहला एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए की श्रृंखला के बहुलीकरण या
डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का बहुलीकरण करता है। बच्चों ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का बहुलीकरण 5 to 3 दिशा में करता है और यह एंजाइम पहले से उपस्थित पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के तीसरे कार्बन से नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का कार्य करता है। यह कभी भी नई श्रृंखला के निर्माण की क्रिया को प्रारंभ नहीं करता है। इसका अगला कार्य है एक्सोन्यूक्लियस तथा एंडोन्यूक्लियस। ये जो है डीएनए श्रृंखला को 5' सिरे पर या 3' सिरे पर कटाव उत्पन्न करता है और दूसरा है एंडोन्यूक्लियस। ये डीएनए श्रृंखला के मध्य में कटाव उत्पन्न कर सकता है आवश्यकता पड़ने पर। अगला इसका कार्य है प्रूफ रीडिंग, जिसके अंतर्गत जो नई डीएनए श्रृंखला बनती है कभी कभी त्रुटिवश उसमें गलत न्यूक्लियोटाइड्स आके जुड़ जाते हैं, तो ये डीएनए पॉलीमरेज उनको पहचानता है और पहचान करके उसको वहाँ से निकाल करके सही न्यूक्लियोटाइड को स्थापित कर देता है। प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं 3 प्रकार के होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। इसमें डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है ये प्रूफ रीडिंग और एक्सोन्यूक्लियस का काम करता है। इसके अलावा ये आरएनए प्राइमर को रिमूव करने का कार्य करता है, पृथक करने का कार्य करता है। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड ये डीएनए प्रतिकृति करता है और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ये भी डीएनए प्रतिकृति का कार्य करता है। बच्चों यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए पॉलीमरेज अल्फा और डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा पाए जाते हैं। इसके बाद अगला एंजाइम है टोपोआइसोमरेज। यह एंजाइम डीएनए की जो पराकुंडलिन होते हैं, कुंडली होती है, उसको खोल के सीधा करने का कार्य करता है। इसके बाद तीसरा एंजाइम है हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं के नाइट्रोजन क्षार के मध्य जो हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं उनको तोड़ करके दोनों श्रृंखलाओं को एक दूसरे से पृथक करता है। फिर है अगला एंजाइम एसएसबी प्रोटीन। ये एसएसबी प्रोटीन जो होती हैं यह पृथक हुई डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं को विघटित होने से बचाने का काम करती हैं। इसके बाद पांचवा एंजाइम आता है आरएनए पॉलीमरेज। यह एंजाइम डीएनए प्राइमेज भी कहलाता है और ये आरएनए प्राइमर के निर्माण का कार्य करता है। इसके बाद अगला एंजाइम लास्ट एंजाइम है इसमें डीएनए लाइगेज। यह एंजाइम जो है डीएनए के खंडों को आपस में जोड़कर नए डीएनए श्रृंखला का लंबी डीएनए श्रृंखला का निर्माण कर देता है। यानी कि ये एंजाइम डीएनए के दोनों खंडों को जोड़ने का कार्य करता है। अब बच्चों इन पदार्थों की सहायता से डीएनए प्रतिकृति की क्रिया किस प्रकार से होती है इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। डीएनए प्रतिकृति की क्रिया विधि। बच्चों जो डीएनए प्रतिकृति की क्रिया है ये कई चरणों में संपन्न होती है, जिसमें से पहला चरण है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का सक्रियण या फास्फेटीकरण। इसके अंतर्गत चारों प्रकार के जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट होते हैं ये फास्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में एटीपी से क्रिया करते हैं और बनाते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ये अधिक ऊर्जा वाले यौगिक होते हैं। फिर इसके बाद बच्चों अगले दूसरे चरण में डीएनए द्विकुंडली के पराकुंडलों का अकुंडलित होना होता है। तीसरे चरण में डीएनए द्विकुंडली का अकुंडलन एवं द्रवण होता है। चौथे चरण में आरएनए प्राइमर का निर्माण। पांचवें चरण में क्षार युग्मों का संश्लेषण। छठवें चरण में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट में परिवर्तन या डिफॉस्फेटीकरण। सातवें चरण में नई श्रृंखला का निर्माण और आठवें चरण में आरएनए प्राइमर का पृथक्करण एवं नए डीएनए द्विकुंडली का निर्माण होता है। इन सभी क्रियाओं को बच्चों हम इस चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। ये बच्चों डीएनए प्रतिकृतिकरण की क्रिया का चित्र है। इसमें जब डीएनए प्रतिकृति की क्रिया प्रारंभ होती है तो सबसे पहले टोपोआइसोमरेज एंजाइम डीएनए के प्रतिकृति स्थल पर आकर के जुड़ जाता है और डीएनए के जो कुंडलन है उनको खोल के सीधा करता है। ये खोल के सीधा कर देता है और ये आगे की ओर बढ़ता जाता है और क्रमशः खोलता जाता है डीएनए के पराकुंडलों को। और इसके पीछे हेलिकेज एंजाइम आता है। ये एंजाइम डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं के नाइट्रोजन क्षार के बीच में पाए जाने वाले हाइड्रोजन बंध को तोड़ देता है, जिससे डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से पृथक हो जाती हैं और पृथक होकर के एक चिमटी जैसी संरचना बना देती है जिसे प्रतिकृति द्विशाख कहते हैं। अब ये जो दोनों श्रृंखलाएं पृथक हुई हैं इनके टूटने की संभावना बढ़ जाती है न्यूक्लियोटाइड्स में। तब यहाँ पे आता है एसएसबी प्रोटीन या एक रज्जु बंधक प्रोटीन। ये प्रोटीन इस श्रृंखला से जुड़ करके इसको स्थायित्व प्रदान करती है और इसके द्वारा अब जो डीएनए की श्रृंखला जो पृथक हुई है ये डीएनए की श्रृंखला
नए डीएनए के निर्माण के लिए डीएनए टेम्पलेट का कार्य करने लगती है। अब आता है डीएनए प्राइमेज एंजाइम, जो कि दोनों श्रृंखलाओं पर आरएनए प्राइमर का निर्माण करता है। बच्चों, डीएनए टेम्पलेट की जो श्रृंखला 5 to 3 इस तरह से होती है, उसमें आरएनए प्राइमर का निर्माण होता है। उस आरएनए प्राइमर का 5' सिरा प्रतिकृति द्विशाख की ओर होता है, जबकि 3' सिरा पीछे की ओर होता है। इसी प्रकार जो दूसरी श्रृंखला है जिसका 3' सिरा इस तरह से और 5' इस तरह से होता है, उस श्रृंखला पर जो आरएनए प्राइमर बनता है उसका 3' सिरा प्रतिकृति द्विशाख की ओर होता है। तो जिस आरएनए प्राइमर का 5' सिरा प्रतिकृति द्विशाख की ओर होता है, उस डीएनए टेम्पलेट पर नए डीएनए श्रृंखला का निर्माण प्रतिकृति द्विशाख के विपरीत दिशा में होता है, और जो नई श्रृंखला बनती है उसको हम पश्चगामी श्रृंखला या लैगिंग श्रृंखला, लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। इसी तरह से जिस आरएनए प्राइमर का 3' सिरा प्रतिकृति द्विशाख की ओर होता है, उसका निर्माण प्रतिकृति द्विशाख की ओर होता है, और यह जो है लीडिंग स्ट्रैंड या अग्रक श्रृंखला कहलाती है। आरएनए प्राइमर के निर्माण के बाद अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में सक्रिय डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट अपने नाइट्रोजनी क्षारों के द्वारा टेम्पलेट डीएनए से इस प्रकार से जुड़ जाते हैं कि एडेनिन यदि यहाँ है टेम्पलेट पे तो यहाँ पे थाइमिन जुड़ेगा, अगर ग्वानिन है तो साइटोसिन जुड़ जाएगा, अगर साइटोसिन है तो ग्वानिन जुड़ जाएगा, और यदि थाइमिन है तो एडेनिन जुड़ जाएगा। इस तरह से जुड़ जाते हैं और हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। हाइड्रोजन बंध बनाने के बाद अब बच्चों जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट हैं उनका डीफॉस्फेटीकरण होता है, और डीफॉस्फेटीकरण के द्वारा ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट में बदल जाते हैं और साथ में पायरोफॉस्फेट के अणु उत्पन्न करते हैं। इन पायरोफॉस्फेट के अणुओं का जल अपघटन होता है फास्फेटेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में, जिससे 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट बनते हैं और ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा का उपयोग इस क्रिया में डीएनए के जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बंध बनाने में किया जाता है। तो हाइड्रोजन बंध से जुड़े हुए नाइट्रोजनी क्षार थे, ये अब डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा फॉस्फोडाइएस्टर बंध बना करके डीएनए की नई श्रृंखला का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार से डीएनए की नई श्रृंखला का निर्माण हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है बच्चों, आरएनए प्राइमर का पृथक्करण हो जाता है। आरएनए प्राइमर जो है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट या अल्फा के द्वारा पृथक कर दिया जाता है, जिससे कि जो लीडिंग स्ट्रैंड है उसमें डीएनए श्रृंखला का निर्माण सतत रूप से होता है, जबकि जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसमें डीएनए श्रृंखला का निर्माण छोटे छोटे खंडों के रूप में होता है, और इन छोटे खंडों को हम ओकाजाकी खंड कहते हैं। इन ओकाजाकी खंड को डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और डीएनए लाइगेज के द्वारा भर करके सील कर दिया जाता है, और इस प्रकार से टेम्पलेट डीएनए पर नए डीएनए रज्जु का निर्माण हो जाता है, जो टेम्पलेट डीएनए से कुंडलित होकर के डीएनए द्विकुंडली का निर्माण कर देती है। और इस तरह से एक डीएनए द्विकुंडली से 2 डीएनए द्विकुंडली का निर्माण हो जाता है, और कोशिका की एस अवस्था में डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। तो बच्चों, इस तरह से डीएनए प्रतिकृति की क्रिया कंप्लीट होती है, और यहाँ तक आते आते आज का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। और इसके बाद बच्चों आपके लिए एक छोटा सा अभ्यास कार्य है, जिसमें कुल 4 प्रश्न हैं और इसी भाग से संबंधित है, इनको आप करिएगा। और बच्चों अब हम आपके साथ फिर से इसी अध्याय के चौथे भाग में फिर मिलेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे अनुलेखन, आरएनए का संसाधन। ये हमारे चर्चा के बिंदु रहेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।